हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुव लर्निंग। प्लांट फिजियोलॉजी, आज हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमारे पास दो मेन प्रोसेस होती है। देखिए, एक लीफ के अंदर मेनली दो प्रोसेस पाई जाती है। इसके अंदर होती है मीजोफिल सेल्स, ठीक है। पहली प्रोसेस होती है इसमें रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और पायरूवेट बनेगा। ये पायरूवेट सेल के अंदर एंटर करेगा जहां इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ चलेगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें बनेंगे हमारे पास, पहला बनेगा ATP, दूसरा हमारे पास बनेगा CO2। जो लीफ के अंदर जो CO2 बनी है, अब इसका यूज कहाँ होगा। प्लांट है, अपने किसी प्रोडक्ट को बाहर रिलीज कम करते हैं जो कि हार्मफुल होता है, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ बना है वो यहीं का यहीं यूज हो जाएगा। किस प्रोसेस में, दूसरी प्रोसेस। देखिए, एक मीजोफिल सेल हमारे पास ये है, यहाँ होगा इसके अंदर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होगा, जो ये CO2 यूज में आई है वो CO2 प्लस वाटर यूज में लेकर ये बनाएंगे ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है। अब इस O2 का क्या होगा, ग्लूकोज है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा। आपको पता है प्लांट लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से, इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। एक स्टोमेटा हम इस तरह से बड़ा बनाकर देखते हैं, ये स्टोमेटा हो गया। तो ये जो ऑक्सीजन होती है स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है और हमारे रेस्पिरेशन में काम में आती है। अब देखिए, सिर्फ यही CO2 यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर काम में नहीं आती है, बल्कि बाहर की जो CO2 होती है वो भी एंटर करके इस तरह से इसके अंदर हेल्प करती है। तो इस तरह से दो प्रोसेस है, ये डे टाइम में कंटिन्यूसली चलती रहती है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। लेकिन आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, अब देखिए, सबसे पहले तो रीड करते हैं प्लांट्स में होती कहाँ पर है ये प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लीफ में क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब देखिए, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल है, मैं एक मीजोफिल सेल बनाती हूँ इस तरह से, इसके अंदर सिर्फ हम क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है इस तरह से, ये हो गया हमारा डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, इस क्लोरोप्लास्ट में खुद का DNA होता है इस तरह से। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का DNA। दूसरा, इसके अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं, ये राइबोसोम्स। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं ये 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें मेन होती हैं। इसके अंदर पहला होता है ग्रेनम, दूसरा होता है इसके अंदर स्ट्रोमा, ठीक है। चलिए, दो पार्ट्स हो गए। पहला हो गया ग्रेनम। वेयर इज ग्रेनम, चलिए ग्रेनम ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये ग्रेनम होते हैं इस तरह से, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, खूब सारे इस तरह से। आई ड्रॉ इट रफली, ये इस तरह से खूब सारे हमारे पास ग्रेनम होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। ये ग्रेनम होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्रेनम। सिर्फ एक, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगी, सिर्फ एक स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगी थैलेकॉइड। ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो ग्रेनम होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। तो जो जुड़ने, ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये बचा हुआ इसका हिस्सा है, ये वाला कंप्लीट, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। ये है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। नाउ वेयर इज क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही मेन चीज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ ये इनके अंदर, यहाँ क्लोरोप्लास्ट को ठूस के भरा हुआ रहता है इस तरह से। क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर, यहाँ भरा हुआ रहता है इस तरह से कंप्लीट ग्रेनम के अंदर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट। ये देख लिया हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। अब देखिए, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक फोटोसिंथेसिस की नॉर्मल प्रोसेस किस तरह से होती है।
रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलकर बनाएंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। देखिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके अंदर। जो हमारे पास ये ऑक्सीजन होती है ये कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये वाटर से निकलती है। ये ऑक्सीजन वाटर रिलीज करेगा। इसके अलावा जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके कौन से आइसोटोप्स हैं ये? तो जो हमारे पास कार्बन से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है इसके पास होता है ऑक्सीजन 16 आइसोटोप, जबकि जो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन होती है इसके पास होता है ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आइसोटोप 18 होता है, यानी कि हैवी हाइड्रोजन इसके पास हैवी ऑक्सीजन इसके पास पाई जाती है। अब एक और चीज़, ये तो प्लांट्स में कंप्लीट होती है, क्या ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है? जी हाँ, हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है सल्फर। सल्फर के आगे लगा देते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, लेकिन एक हल्का सा चेंज है। क्या है? ये भी CO2 को यूज़ करता है, लेकिन ये वाटर की जगह यूज़ में लेता है H2S। सेम वो चीज़, ये ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन ग्लूकोज के साथ ही क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, क्योंकि हमने यहाँ पर H2S ली थी। ये रिलीज करता है सल्फर। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। अब एक चीज़, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर पिगमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। विदाउट पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो वो पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ में आते हैं? हमारे पास देखिए मेनली जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जैंथोफिल, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स। ये ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। अच्छा, इतने पिगमेंट्स की हमें क्यों ज़रूरत है? क्या सिर्फ एक पिगमेंट ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर देता? इसका आंसर देखिए, एक रीज़न होता है पार मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ऐसा रीजन जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये रीजन होता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर का, यानी कि सिर्फ इतनी ही इंटेंसिटी की लाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, अब इतनी इंटेंसिटी की लाइट कोई एक पिगमेंट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए ये सारे हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसा कोई प्रोसेस है या टेक्निक है जिससे हमें पता चले लीफ के अंदर कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? इसमें होती है एक पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हमें पता चलता है कि लीफ के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेन हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है? ठीक है, तो हमारे पास ये दो टाइप्स की होती है। पहली होगी हमारे पास लाइट रिएक्शन, दूसरी होगी हमारे पास डार्क रिएक्शन। सिर्फ नाम है लाइट और डार्क, ऐसा नहीं कि जो डार्क रिएक्शन है वो अंधेरे में कंप्लीट होती है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ इसे लाइट और डार्क दिया गया है। हाँ, लाइट रिएक्शन लाइट में ही होगी, सनलाइट इसके लिए ज़रूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नाइट में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन होती है इसके अंदर देखिए हमारे पास दो प्रोसेस होती है इसके अंदर भी, PS1 और PS2। अच्छा, जो लाइट रिएक्शन होती है इसके एंड प्रोडक्ट कौन से होते हैं? यहाँ हमारे पास ATP बनेगा, NADPH2 बनेगा। ये जो दोनों प्रोसेस होती है, जो दोनों प्रोडक्ट हैं, ये डार्क रिएक्शन के अंदर कंप्लीट होंगे। यानी कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूसिंग ये कंपोनेंट ही बनेंगे। यहाँ हमारे पास ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा। ग्लूकोज कहाँ फॉर्म होता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ATP और NADPH2 ये दोनों CO2 और H2O का जब कॉम्बिनेशन होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, उसके अंदर अपना
हेल्प करते हैं। ठीक है, जब ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाएगा। यानी कि जो डार्क रिएक्शन होती है अपने आप में फ्री नहीं होती है, ये टोटली डिपेंडेंट होती है लाइट रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि इन्हीं के प्रोडक्ट के कारण ये जो आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा बाहर निकल जाते हैं। एटीपी है वो एडीपी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जो हमारे पास NADPH2 था वो NADP इसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये ओवरऑल प्रोसेस होती कैसे, चलिए ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे PS सेकेंड, ये प्रोसेस सबसे पहले होगी। जो PS सेकेंड होती है इसमें क्या होता है, PS सेकेंड में क्या होगा, देखिए जब एक लीफ के ऊपर सनलाइट गिरती है तो जो क्लोरोफिल के जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होकर अपने से हायर एनर्जी की लेवल में या ऑर्बिटल में चले जाते हैं। देखिए इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, ये एनर्जी लेवल है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल का इस टाइम यहाँ है, जब इसको सनलाइट मिलेगी ट्रैप कर लेगा सनलाइट को, इससे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेगा अपने अंदर, एनर्जी लेने की वजह से एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होकर अपने से हायर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही यहाँ पर ठहरता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये अपनी एनर्जी यहाँ रिलीज़ कर देता है और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यहाँ पर हमें क्या चीज़ चाहिए, एनर्जी जो कि इसने यहाँ पर रिलीज़ करी है, यही एनर्जी आगे जाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में यूज़ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो PS फर्स्ट होता है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इसमें रिलीज हुए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले इनको कौन कैच करता है, आप ये समझ लीजिए कि ये बॉल है 2 इलेक्ट्रॉन जिसको आगे कुछ लोग खड़े हैं जो कि उनको कैच करेंगे आपस में। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं सबसे पहले किसके पास जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे फेरेडॉक्सिन के पास, FD ने इनको कैच किया। अब FD ने इनको क्या किया, कैच करके आगे पास थ्रू कर दिया। फेरेडॉक्सिन किसके पास पास करेगा इनको, फेरेडॉक्सिन करेगा साइटोक्रोम B6 के पास। B6 कहाँ इनको फेंकेगा, आगे जाकर B6 फेंकेगा साइटोक्रोम F के पास, साइटोक्रोम F इसको आगे पास थ्रू करेगा प्लास्टोसाइनिन के पास। अब तेरा क्या होगा, यहाँ इनका स्टॉपेज है। अब देखिए एक बार वहाँ इसको स्टॉप करके रिएक्शन को हम स्टार्टिंग में वापस आते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे फेरेडॉक्सिन ने, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की वजह से यहाँ क्या होगा, यहाँ ADP है, ये एक फॉस्फेट लेकर और किस में चेंज हो जाएगा, ATP में। ठीक है, सेम यही प्रोसेस यहाँ होगी, यहाँ पर भी ADP है वो फॉस्फेट लेकर चेंज हो जाएगा ATP के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता रहेगा और जब ये प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचेगा तो प्लास्टोसाइनिन इसको कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा इसको PS फर्स्ट के अंदर। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो PS फर्स्ट के अंदर आ गए। अब आगे क्या होगा, देखिए अब हम करेंगे प्लास्टोसाइनिन के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट में पहुँचे थे उनकी प्रोसेस देखते हैं क्या हुई। तो हमारे पास यहाँ पर अब प्रोसेस होगी PS फर्स्ट की, PS फर्स्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास PS सेकेंड से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे उन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, सबसे पहले इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करने के बाद ये जाएंगे आगे किसमें, साइटोक्रोम B6 में, उसके बाद ये जाएंगे साइटोक्रोम F में, उसके बाद ये जाएंगे प्लास्टोसाइनिन में, प्लास्टोसाइनिन के बाद ये फिर से फेरेडॉक्सिन के अंदर। ठीक है, फेरेडॉक्सिन में जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो फेरेडॉक्सिन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन से NADP की हेल्प से क्या बनाएगा, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ में आ गए। लेकिन इस प्रोसेस के साथ साथ PS सेकेंड फर्स्ट में एक प्रोसेस और चलती है, वाटर का ब्रेकडाउन। यहाँ पर 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं किस तरह से ब्रेकडाउन होंगे, 24H+ प्लस 24OH माइनस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास H+ था वो यहाँ काम आएगा,
तो जो 24H+ थे वो NADP और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर NADPH2 बनाते। तो इस तरह से हमारे पास ATP और NADPH2 फॉर्म हो गए जो लाइट रिएक्शंस के अंदर बनते हैं। अब ये दोनों ही ATP और NADPH2 ये दोनों कहाँ बनेंगे? अब ये दोनों ट्रांसफ़र होकर आगे जाएंगे डार्क रिएक्शंस के अंदर, जिसमें केल्विन साइकिल नाम का एक साइकिल चलेगा। उस साइकिल की वजह से ये दोनों प्रोडक्ट वहाँ यूज़ में आकर कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करेंगे। तो देखिए इसके बाद हमारे पास प्रोसेस है डार्क रिएक्शन के। अब ये डार्क रिएक्शन किस तरह से होगी? देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास इसमें CO2 का अपचयन होगा। ठीक है, CO2 का अपचयन कौन करेगा? जो हमारे पास 18 ATP बने थे वो यहाँ यूज़ में आएंगे। 12 हमारे पास NADPH2 बने थे, ये सारे मिलकर अब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेंगे। अपचयन के बाद इसमें क्या बनेगा? सबसे पहले इसमें बनेगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। को प्रोडक्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पर 18 ATP थे, तो ATP ने अपनी एनर्जी देकर यहाँ क्या बना लिया? 18 ADP। ठीक है, उसके बाद जो NADPH2 थे वो हमारे पास बन जाएंगे NADP। इसमें वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस के लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। ठीक है, ये वापस इस रिएक्शन के अंदर यूज़ में आ जाएंगे, ये स्टोर हो जाएगा और ये है ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के थ्रू है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास होती है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? तो हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, मैं इनको नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पर। जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक इसमें होता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल का मतलब हो गया जो प्लांट के अंदर के फैक्टर्स हैं उनको बोलते हैं। दूसरा हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या प्लांट के बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट डालते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर में देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है लीफ। अब एक लीफ होती है उसी के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या होगा? लीफ की साइज बड़ी लीफ होगी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, छोटी लीफ होगी फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है, साइज़ के अलावा एज, जो ज़्यादा एज्ड लीफ होती है, पुरानी लीफ होती है या जो छोटी लीफ होती है उसकी एवरेज में जो मैच्योर लीफ होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हो गया इसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब लीफ कैसा लगी हुई। देखिए हमारे पास एक लीफ इस तरह से है, एक लीफ हमारे पास इस तरह से है। अभी सनलाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो इस लीफ की पूरी जो एरिया है वो इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है? बहुत कम रीजन के ऊपर है वो सनलाइट ट्रैप होती है। तो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर ज़्यादा होगा? इसमें सिंपल सी बात है इसमें। तो जो फोटोसिंथेसिस जो लीफ का ओरिएंटेशन होता है वो भी इफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में कुछ हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, उसकी रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि CO2 है। एनवायरनमेंट में अगर CO2 का बैलेंस इक्वल रहता है तो फोटोसिंथेसिस ठीक चलती है, लेकिन अगर इसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। वाटर आप जानते हो एसेंशियल मैटर है ये एक फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर हो गया, एक फिक्स टेम्परेचर है जैसे कि पौधे हैं वो 9 डिग्री से लेकर और 50 डिग्री तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम में फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, उससे ज़्यादा में फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसमें क्या होता है? देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? हम कौन सी लाइट ले रहे हैं, कौन से वेवलेंथ की लाइट ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है जो रेड और ब्लू होती है, लाइट रेड और ब्लू होती है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो नॉर्मल रेट पर अच्छी रेट पर चलता है, अच्छा अमाउंट पर होता है। लेकिन अगर हम ग्रीन या येलो कलर की लाइट ले लें तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का लेसन समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।